हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी रोहित खुद को समझाता है, अगर मैं इस तरह अनिका की मर्जी के खिलाफ उसके पीछे पीछे जाऊंगा तो उसे लगेगा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, या फिर यह भी हो सकता है कि वह मुझसे नाराज़ हो जाए। लेकिन जिस तरह चारों तरफ खतरा फैला हुआ है, इस स्थिति में कम से कम उसे यह बताना तो चाहिए कि वह कहाँ जा रही है। तभी उसके दिमाग में यह विचार आता है कि हो ना हो अनिका योगराज को सबक सिखाने गई होगी। लगता है आज योगराज की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मुझे हमारे कुछ आदमी योगराज की लोकेशन के आसपास भेज देने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर अनिका की मदद कर सकें। तभी रोहित के फ़ोन पर मेल आने की आवाज़ होती है। मैसेज में लिखा था, मैं भूमि को लेने जा रही हूँ, 3 घंटे में वापस आ जाऊँगी। तभी रोहित मारवा भूमि के फ़ोन पर कॉल करता है। भूमि के फ़ोन पर रोहित की कॉल को अर्जुन सिंह उठाता है और कहता है, मैं भूमि का कलीग अर्जुन सिंह बात कर रहा हूँ। रोहित पूछता है, इस वक्त भूमि कहाँ है? अर्जुन झिझकते हुए जवाब देता है, सर भूमि किसी खास मिशन पर निकली थी, लेकिन अब वह कहाँ है उसकी कोई खबर नहीं है। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ आए थे और मुझे यहाँ पर सिर्फ भूमि का फ़ोन मिला है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही भूमि तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब रोहित मारवा को सारी बात स्पष्ट हो जाती है कि अनिका इतनी जल्दबाजी में कहाँ और क्यों गई है। साथ में रोहित यह भी समझ जाता है कि हो ना हो अनिका के पास भूमि से जुड़ी कोई ना कोई पुख्ता जानकारी है जिसके सहारे वह भूमि तक पहुंचने वाली है। तभी रोहित ने चिराग को बुलाकर उससे कहा, चिराग अपनी टीम तैयार रखो, उन्हें कहो कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 3 घंटे के बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी समस्याओं से निपटना अनिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी रोहित मारवा स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहता था। अब रोहित मारवा के लिए बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने भूमि मारवा से उलझने की गलती की है। भूमि बाहर से जितनी ज़्यादा कोमल और खूबसूरत दिखाई देती थी, अंदर से वह उतनी ही कठोर और अड़िग थी। वहाँ अर्जुन सिंह को जब कुछ नहीं सोचता तो वह अपने सीनियर ऑफिसर को यह खबर देने के लिए फ़ोन करता है। सीनियर ऑफिसर रघुवेंद्र प्रताप सिंह अर्जुन का फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ अर्जुन सिंह बोलो, अगर इस वक्त फ़ोन किया है तो ज़रूर कोई इमरजेंसी ही होगी। अर्जुन सिंह कहता है, सर हमारी ऑफिसर भूमि मारवा लापता है। उसके बाद सारी घटना बता देता है और अंत में कहता है, हमें ऑफिसर भूमि को ढूंढने के लिए और भी पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। रघुवेंद्र प्रताप सिंह कहता है, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है मैं उसकी तुम्हें परमिशन देता हूँ। भूमि ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट की एक काबिल ऑफिसर है, बल्कि वह बिजनेस टाइकून रोहित मारवा की बहन भी है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसे खरोच भी आई तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की शामत आ जाएगी। और जिन्होंने भूमि को गायब करने की यह गलती की है उनका तो ईश्वर ही मालिक है कि क्या होगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी टीम के बीच हमारा एक अंडर कवर ऑफिसर है और मुझे नहीं लगता कि उसके रहते ऑफिसर भूमि मारवा को कोई बाल बांका बार कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि वह भूमि को ढूंढकर सही सलामत वापस ले आएगा। कुछ सोचकर अर्जुन सिंह इस बार कौटिल को कॉल लगाता है और कहता है, जिस लोकेशन पर हम भूमि को ढूंढने आए थे वहाँ से सिर्फ भूमि का फ़ोन मिला है। हमने यहाँ आसपास का पूरा एरिया छान मारा है, लेकिन भूमि यहाँ कहीं नहीं है। क्या तुम्हें भूमि की कोई खबर मिली? कौटिल कहता है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहीं आ जाओ। अर्जुन सिंह कहता है, ठीक है, मैं पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। कौटिल्य कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ अपनी टीम के साथ आ जाओ। इससे पहले कि अर्जुन आगे कुछ कहता, कौटिल्य फ़ोन रख देता है। इस वक्त अनिका और कौटिल्य उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां भूमि के होने की संभावना थी। यह वीराने में बना हुआ एक बड़ा गोदाम जैसा था। अनिका कौटिल्य को इशारा करती है कि जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी में ही रुकना। इसके बाद अनिका अंधेरे से होते हुए गोदाम की ऊंची ऊंची दीवारों के जरिए छलांग लगाते हुए गोदाम के छज्जे तक पहुंच जाती है और वहां से गोदाम के अंदर और बाहर दोनों जगह का पूरी तरह से अवलोकन करती है। उसके बाद ब्लूटूथ से कौटिल्य से कहती है, एंट्रेंस पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ कुल मिलाकर 200 आदमी से ज़्यादा नहीं है। ठीक 1 मिनट के बाद तुम अंदर की ओर आना शुरू कर देना। अनिका अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की मदद से छज्जे से ही गोदाम के अंदर ऊपर वाले फ्लोर पर एंट्री करती है। अनिका की आहट पाते ही 2 आदमी आवाज़ लगाते हुए अनिका की ओर दौड़कर आते हैं। यह कौन है?
वहाँ अनिका अपनी जगह पर खड़ी होकर उन आदमियों के पहुंचने का इंतजार करती है। जैसे ही अनिका के पास पहुंचते हैं, अनिका दोनों की आंखों में अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली की मदद से तेज वार करती है। यह वार इतनी तेज था कि दोनों की आंखों से खून बहने लगता है। अब जिंदगी में दोबारा कुछ और देख पाना उनके लिए नामुमकिन था। वह दर्द से तड़पते हुए वहीं फर्श पर लेट जाते हैं। उनके जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर और 10 आदमी अपने हथियारों को अपने हाथों में लेकर उसी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। अनिका बड़े आराम से एक तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। ठीक इसी वक्त कौटिल्य भूमि को ट्रेस करते हुए अपने हाथ में 10 इंच की टैबलेट जैसी एक डिवाइस लेकर गोदाम के अंदर पहुंच जाता है। वह दुश्मन के आदमियों से बचते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहां पर अनिका को एक किनारे पर खड़ा देखकर 10 के 10 आदमी एक साथ अनिका पर टूट पड़ते हैं। यह जगह काफी लंबी थी, लेकिन बहुत चौड़ी नहीं थी। एक बार में सिर्फ 2 ही आदमी चल सकते थे और बाकी के आदमी उनके पीछे पीछे चल सकते थे। पहले आदमी ने जिस हाथ में हथियार उठाया था, अनिका उसी तरफ उसके दिमाग पर अपनी 2 उंगलियों से वार करती है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके सिर में कील ठोक दी हो। तभी अनिका दूसरे आदमी के कान के नीचे अपनी हथेली से वार करती है। वह दोनों तड़प कर नीचे गिर जाते हैं और इसी तरह उनके पीछे मौजूद आदमियों से तीसरे के घुटने की हड्डी, चौथे की टखने की हड्डी, 5वें की अटरिया अनिका के पैरों के तेज वार से टूट जाती हैं। छठे के कान का पर्दा और इसी तरह आगे भी मौजूद सभी को अनिका सिर्फ एक एक दांव से ऐसा घाव देती है कि सभी जमीन पर गिरकर ढेर हो जाते हैं। उनमें से किसी के लिए भी दोबारा खड़े होना या लड़ना संभव नहीं था। अनिका चाहती तो उन सबको एक एक दांव से ही खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना करने के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहला यह पता लगाना जरूरी था कि यहाँ पर भूमि मौजूद है या किसी तरह सिर्फ उसकी अंगूठी यहाँ पहुँची है। दूसरा, मरने के बाद चीखना या चिल्लाना संभव नहीं है। जब तक यह लोग चीखते चिल्लाते नहीं, तब तक बाकी के लोग अनिका की तरफ नहीं दौड़ते और कौटिल्य का रास्ता साफ नहीं होता। यह आवाज़ें सुनते ही लगभग 100 आदमी अपने अपने हथियारों को निकालकर एक साथ ऊपर की ओर दौड़ते हैं और करीब 50 आदमी नीचे ही सीढ़ियों के पास इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी सब भी अपने हथियारों को निकाल कर अपना ध्यान उसी तरफ लगा देते हैं जहाँ से दर्द से कराने की तेज आवाज़ें आ रही थी। अब तक अनिका गोदाम के हर कोने में अपनी निगाह अच्छी तरह से घुमा चुकी थी। भूमि कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक जगह पर जाकर कौटिल्य के हाथ में पकड़ी हुई डिवाइस पर लाल रंग का डॉट तेज ब्लिंक होने लगता है। यह एक लकड़ी का संदूक था। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि भूमि को उसके अंदर बंद करके रखा गया था। तभी कौटिल्य आसपास देखता है और वहां मौजूद एक लोहे की भारी रॉड को अपने हाथ में उठा लेता है। अनिका की निगाहें लगातार कौटिल्य पर बनी हुई थी। उसे जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि अब कौटिल्य संदूक पर वार करेगा, ठीक उसी वक्त अनिका सामने से आ रहे एक आदमी के सीने पर इतनी जोर से वार करती है कि वह दूर जाकर हवा में उड़ते हुए तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरता है। ठीक इसी समय कौटिल्य उस भारी रोड को उस संदूक पर लगे हुए ताले पर मारता है। कौटिल्य का यह वार इतना सटीक था कि सिर्फ एक ही बार में वह ताला टूट जाता है। इस तेज आवाज को सुनकर बाकी सब भी उसी ओर बढ़ जाते हैं जिस तरफ अनिका थी। इतनी देर में कौटिल्य तेजी से संदूक खोलता है और देखता है कि भूमि उसके अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वह भूमि को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि कोई जवाब नहीं देती। तब वह भूमि को अपनी दोनों बाहों में उठाकर संदूक से बाहर निकाल लेता है। अब तक अनिका और 10 लोगों को जमीन पर लुढ़का चुकी थी, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी नीचे कौटिल्य और भूमि पर ही थी। अब तक अनिका सिर्फ समय बिता रही थी ताकि वहां भूमि की मौजूदगी की वास्तविकता को पक्का कर सके। अनिका बिना किसी वजह उन लोगों की हड्डियां तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब कौटिल्य की बाहों में अनिका ने भूमि को देखा तो अनिका की आंखों में खून उतर आया। भूमि के पूरे शरीर पर घाव लगे हुए थे, जगह जगह से खून बहकर जम गया था। भूमि के गोरे शरीर पर पड़े हुए नील के दाग दूर से ही दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा चेहरा चोटों से भरा हुआ था। अनिका एक काबिल डॉक्टर थी। भूमि के शरीर के घाव को देखकर अनिका ने यह अनुमान लगा लिया था कि भूमि को किस हद तक दर्द दिया गया है। दरअसल भूमि ने होश में रहने तक हार नहीं मानी थी। वह दुश्मन से लड़ती रही, जिसकी वजह से भूमि की ऐसी हालत हो गई थी कि उसे होश भी नहीं था। ऊपर के घाव आंखों से दिखाई दे रहे थे, लेकिन भूमि के अंदरूनी घाव की कल्पना नहीं की जा सकती थी। भूमि की हालत इतनी खराब थी कि अगर उसे वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। अनिका ने अपनी निगाहें अब कौटिल्य और भूमि से हटाकर दुश्मन पर लगा ली थी। खुद ब खुद पर वार किया। उसकी सांसें रुक गई।
जिसके दिमाग पर वार किया उसकी नसों के फटने से तुरंत ही मौत हो गई। अब अनिका का हर दांव दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए था। जो भी अनिका की तरफ बढ़ता वह सिर्फ एक बार में दुनिया से ऊपर उठ जाता। जब अनिका ने दुश्मनों को मारना शुरू किया था तब सभी अनिका की तरफ ऐसे देख रहे थे, लेकिन अब अनिका का यह रूप देखकर बचे हुए आदमी वहां से भागकर अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। लेकिन अनिका का इशारा पाते ही कौटिल्य ने भूमि को एक सुरक्षित जगह पर लेटा दिया और जाकर गोदाम दरवाजा बंद कर दिया। उन आदमियों को यह समझ में नहीं आया था कि वह सरदार जी से जीत पाएंगे या नहीं, इसलिए वह सब गुस्से में कौटिल्य की तरफ बढ़े ताकि उसे मारकर अपने रास्ते से हटा दें और दरवाजा खोलकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाएं। कौटिल्य अनिका की तरह तो नहीं लड़ सकता था, लेकिन भूमि के लिए उसने लड़ना सीख लिया था। अपनी पूरी ताकत के साथ वह अपनी ओर बढ़ने वाले उन आदमियों को जमीन की धूल चटाने लगा। वहीं अनिका एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ कर अपने एकाएक दांव से हवा में उड़ाकर यमराज तक पहुंचाने लगी। किसी की गर्दन पर अनिका की उंगलियां वार करती तो किसी के सिर पर अनिका की हथेली का वार पड़ता। बिना किसी हथियार के सिर्फ कुछ मिनटों में अनिका ने सभी को मौत की नींद सुला दिया। अनिका के लिए 200 आदमियों का मतलब था सिर्फ 200 बार अपने हाथ पैरों को चलाना और बस खेल खत्म। दमयंती देवी के खुफिया विभाग के आदमी ने फोन पर दमयंती देवी के लिए मैसेज दिया। योगराज ने श्रेया पर हमला करने के लिए जो योजना बनाई थी वह सफल हो चुकी है। इतना ही नहीं, उसकी सभी सिपाही शहीद हो चुकी हैं। अब तक की सारी घटनाओं की विस्तृत सूचना दमयंती देवी के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि दमयंती देवी को यह खबर भी मिल चुकी थी कि योगराज ने अपना अगला निशाना भूमि पर साधा है। दमयंती देवी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब उसे यह खबर मिलेगी कि भूमिका की जान बचाने के लिए अनिका ने एक बार फिर से डॉक्टर की पोशाक धारण की। यह सब सोचकर दमयंती देवी मन ही मन खुश हो रही थी। फिर सभी को खत्म करने के बाद अनिका ने भूमि के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में उठा लिया। इस वक्त अनिका का एक हाथ भूमि के गाल पर और दूसरा उसकी गर्दन पर था। फिर अनिका ने भूमि के हाथ को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त अनिका का एक हाथ भूमि की हथेली में और दूसरा हाथ उसकी नब्ज पर था। बिना कौटिल्य को पता चले अनिका ने भूमि की नब्ज और सांसों को चेक किया। भूमि की ऐसी हालत देखकर अनिका की आंखें भर आईं और आंसू बह निकले। अनिका की आंखों के सामने हर वह दृश्य तैरने लगा जब भूमि अनिका के लिए दूसरों से लड़ी और अनिका के लिए हमेशा अडिग रही। चाहे अनिका को भूमि की मदद की जरूरत थी या नहीं, लेकिन भूमि ने हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। फिर अनिका ने खुद को संभालते हुए भूमि से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखना, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इस हालत की वजह जो भी है, उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचाने वाले उन सभी को मारना होगा। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। कौटिल्य वहां पड़ी हुई एक पिस्टल उठा लेता है, फिर भूमि को अपनी बाहों में उठाकर गोदाम से बाहर निकलने लगता है। अनिका आगे आगे और कौटिल्य उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद कौटिल्य कुछ सोचकर वापस पीछे की तरफ मुड़ता है और फिर अपने हाथ की पिस्टल से वहां रखे हुए काले तेल के ड्रम पर फायर करता है, जिससे उसमें तुरंत आग लग जाती है। अनिका आगे बढ़ती रहती है और आग की लपटें पीछे पीछे चारों तरफ फैलने लगती हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी तक पहुंचते हैं तभी अर्जुन सिंह भी अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है। जब तक अर्जुन सिंह कौटिल्य के पास पहुंचता है तब तक वह भूमि को पीछे वाली सीट पर लेटा चुका होता है और सरदार जी उस गाड़ी में भूमि के पास बैठते हुए दिखाई देते हैं। वह कौटिल्य के पास पहुंचकर उससे पूछता है, भूमि की हालत कैसी है, वह ठीक तो है ना? कौटिल्य उत्तर देता है, भूमि को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अर्जुन कहता है, ठीक है, तो हम भी वहीं चलते हैं। तभी कौटिल्य कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें भी अपना दोस्त समझूं। फिर गोदाम की तरफ हाथ करते हुए कहता है, तो इस दोस्ती के नाते इसकी रिपोर्ट संभाल लो। अर्जुन सिंह कहता है, ठीक है, तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे। कौटिल्य कहता है, याद रहे, हम में से किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए, तुम समझ सकते हो ना? अर्जुन सिंह जवाब देता है, हाँ ठीक है, तुम जाओ। कौटिल्य के जाने के बाद अर्जुन सिंह सोचता हो ना हो, कौटिल्य के साथ मौजूद वह सरदार जी ही अंडर कवर ऑफिसर होगा। तभी इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी उसने भूमि की लोकेशन को ढूंढकर उसे बचा लिया। वही अस्पताल में चिराग मेहता रोहित मारवा से पूछता है, सर 3 घंटे होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, बताए आगे क्या करना है? हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। रोहित कहता है, 5 मिनट और इंतजार करो। रोहित की निगाहें घड़ी पर ही टिकी रहती हैं। 5 मिनट होने के बाद रोहित कहता है,
अब हमें निकलना चाहिए। चिराग मेहता टीम को निकलने के लिए आदेश देता है। वहीं योगराज के आदमी आउट पास पर बने गोदाम पर पहुंच जाते हैं और यह देखकर दंग रह जाते हैं कि चारों तरफ भयंकर आग फैली हुई है। तभी उसमें से एक आदमी की निगाह ऑफिसर अर्जुन सिंह और उसके साथियों पर पड़ती है। दूर से देखकर उन्हें यह पहचान तो नहीं होती कि कौन कौन खड़ा है, लेकिन वर्दी को देखकर वह यह समझ गए थे कि पास जाना किसी मुसीबत को मोल लेना हो सकता है। वह वैसे भी इससे कौन जिंदा बच पाया होगा। तभी योगराज की भेजी हुई आदमियों की टीम का लीडर कहता है, यहाँ से वापस निकल जाने में ही समझदारी है। इसके बाद वह लोग अपनी गाड़ियां लेकर वापस मुड़ जाते हैं और योगराज को फोन करके सारी खबर दे देते हैं। भैया जी, यहाँ सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और पुलिस भी मौजूद है। गोदाम के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। इतनी आग से किसी का बच पाना भी नामुमकिन है, चाहे वह हमारे आदमी हो या वह ऑफिसर भूमि ही क्यों ना हो। योगराज कहता है, आज का दिन ही खराब है। तुम सब सोच रहे हो कि वह भूमि अंदर जलकर मर गई होगी। यह भी तो हो सकता है कि वह भूमि बचकर निकल गई हो और उसी ने यह आग लगाई हो। फिलहाल तुम लोग वहां से निकलो। मैं नहीं चाहता कि और एक नई मुसीबत खड़ी हो। ठीक इसी वक्त अब्दुल्ला का इलाज कर रहे डॉक्टर में से एक डॉक्टर रोहित मारवा के पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मारवा। अब आपका चीफ सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला पूरी तरह से खतरे से बाहर है और कुछ ही दिनों में दोबारा से फिट होकर अपनी ड्यूटी पर लौट सकता है। अब आप भी थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। ऐसा कहकर वह अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। अब्दुल्ला की जान तो बच गई थी, लेकिन अब मुसीबत भूमि की जान पर बनाई थी। रोहित मारवा और चिराग मेहता दोनों अस्पताल की पार्किंग लैंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि रोहित अपनी गाड़ी में बैठ पाता, अनिका और कौटिल्य भूमि को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। जैसे ही अनिका और कौटिल्य गाड़ी से बाहर आते हैं, रोहित मारवा अपनी जगह पर रुक जाता है। तभी कौटिल्य भूमि को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। भूमि को इस हालत में देखते ही चिराग मेहता तुरंत स्ट्रेचर लाने के लिए इशारा करता है। भूमि की ऐसी हालत देखकर रोहित भूमि के पास आ जाता है और भूमि के चेहरे को छूते हुए कहता है, भूमि किसने किया यह सब? भूमि जवाब दो। भूमि की ऐसी हालत देखकर रोहित मारवा के चेहरे पर पहले चिंता नजर आती है और उसके बाद रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखें इस कदर लाल हो जाती हैं मानो आंखों से ही आग बरसने लगी हो। तभी अनिका रोहित के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, इस वक्त भूमि को इलाज की सख्त जरूरत है। रोहित पीछे हट जाता है। भूमि को तुरंत आईसीयू वार्ड में ले जाया जाता है। रोहित और अनिका भी पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते हैं और बाहर इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद रोहित के पूछने पर अनिका सारी बात विस्तार से रोहित को बता देती है कि किस तरह कौटिल्य की वजह से वह भूमि तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। रोहित अनिका से पूछता है, मुझे एक बार बता दो कि यह सब किसने किया? अनिका रोहित के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, जब तक भूमि को होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना सिर्फ अनुमान लगाना होगा। फिलहाल हमें इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यह हो सकता है कि उसके पीछे भी योगराज का हाथ हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले इस शक की पुष्टि कर लेना ज़्यादा सही होगा। तभी रोहित का ध्यान इस बात पर जाता है कि कौटिल्य वहीं बेंच पर बैठा हुआ था। वह ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ सुन रहा था। रोहित मारवा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए कौटिल्य के कंधे पर हाथ रख देता है। जैसे ही कौटिल्य को अपने कंधे पर रोहित का हाथ महसूस होता है, वह रोहित की तरफ देखता है। कौटिल्य के चेहरे की उदासी उसकी आंखों की तकलीफ साफ साफ बता रही थी कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही थी। जितना दर्द इस वक्त भूमि महसूस कर सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा दर्द कौटिल्य को महसूस हो रहा था। रोहित कौटिल्य से कहता है, थैंक यू सो मच कौटिल्य। अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहता और मन ही मन सोचता है किस चीज़ का थैंक यू। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया खुद के लिए किया। मैंने भूमि को नहीं, अपनी ज़िंदगी को बचाया है। आज के बाद से मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा जब तक भूमि की इस हालत के पीछे जो जिम्मेदार है वह मौत के मुंह में नहीं पहुंच जाते। तभी कौटिल्य को ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसकी पलकें झपकती हैं और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। पलकें झपकने के साथ पानी की बूंदें उसके हाथ पर गिरती हैं। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह रो रहा है। कौटिल्य इस तरह रो कर रोहित के सामने अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहता था और वह उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। रोहित उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनिका रोहित को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, उसे जाने दो। आंखों से आंसू बहेंगे तो दर्द बाहर निकल जाएगा।
नहीं तो अंदर ही अंदर घुटन होगी। कौटिल्य की आंखों में भूमि के लिए इस तरह के इमोशंस को देखकर रोहित को अच्छा लगता है और वह अनिका से कहता है, मुझे लगता है कौटिल्य हमारी भूमि के लिए परफेक्ट है। अनिका हल्की सी मुस्कान के साथ रोहित को जवाब देती है, इसलिए कौटिल्य हमारे साथ है। मैंने कौटिल्य को हमारे काम के लिए नहीं, भूमि के लिए बुलाया था। भूमि का इलाज चलते हुए करीब 2 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर्स की टीम भूमि के सभी जरूरी चेकअप कर चुकी थी और उसकी सभी रिपोर्ट्स को अच्छी तरह देख चुकी थी। तभी एक सीनियर डॉक्टर रोहित मारवा के पास आकर कहता है, मिस्टर रोहित मारवा, अगर भूमि मारवा को यहाँ लाने में और 2 घंटे की देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। वैसे फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, अब वह खतरे से पूरी तरह बाहर है। भूमि को ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि भूमि की सभी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और ऐसी कोई इंटरनल इंजरी, अंदरूनी घाव नहीं है जिसकी रिकवरी ना हो। मिस्टर रोहित मारवा ठीक होने के बाद भी भूमि को काफ़ी दिनों तक आराम की ज़रूरत होगी। फिर मुस्कुराते हुए आगे कहता है, इसकी आप सभी मिलकर ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। फिर कुछ रुक कर कुछ सोचने के बाद डॉक्टर गंभीर होकर आगे कहता है, मिस्टर रोहित मारवा, योर सिस्टर शी इज़ वेरी ब्रेव। भूमि की रिपोर्ट्स को देखकर मैं दंग रह गया हूँ। इतना दर्द बर्दाश्त करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं। उसके शरीर के घाव भारी लोहे की रोड जैसी चीज़ों से मारने के हैं और ऐसे 1 या 2 घाव नहीं हैं उसके शरीर पर, ऐसे अनगिनत घाव हैं। उसके हाथ और पैर में 3 जगह पर बारीक क्रैक भी हैं और कई जगह पर मांस फट गया है। इतना ही नहीं, उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी पाई गई है, जिससे यह पता चलता है कि वह किसी ऐसी जगह पर थी जहां पर उसका दम घुटने से मौत भी हो सकती थी। बट नाउ शी इज सेफ। भूमि के दर्द के बारे में सुनकर रोहित का खून उबलने लगता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से सेफ है। यह सुनकर रोहित के मन को शांति मिली। भूमि अब खतरे से बाहर है। यह बात सुनकर अनिका और कौटिल्य ने भी चैन की सांस ली। रोहित कौटिल्य से कहता है, यहाँ भूमि पूरी तरह से सेफ है। रूम के बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अब तुम कुछ देर आराम कर लो। कौटिल्य एक शब्द नहीं बोल पाता, सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। तभी अनिका रोहित से कहती है, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। सुबह होने में कुछ ही वक्त बाकी है, मुझे रोशनी के फैलने से पहले घर पहुंचना होगा। रोहित कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम जितनी आसानी से घर से आई थी, अब उतनी ही आसानी से अंदर जाना मुश्किल होगा। अनिका रोहित की बात सुनकर चौंक जाती है। हैरान निगाहों से वह यह समझने की कोशिश करती है कि रोहित की बात का मतलब क्या है। तभी रोहित अनिका के मन की बात को समझकर जवाब देता है, इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी गार्ड परशुराम सूर्यवंशी का कॉल आया था। उसने किसी सरदार जी जैसे आदमी को दीवार फांद कर जाते हुए देखा है। इस वक्त उस जगह पर सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा होगी। उसके बाद रोहित अपनी सिक्योरिटी को ऑर्डर करता है, गाड़ी में खुद चलाऊंगा और तुम सभी मारवा हाउस पहुंचने के बाद बाहर ही मेरा इंतजार करोगे। अनिका ने पहले ही हॉस्पिटल के सभी कैमरों को हैक किया हुआ था। वह रोहित की आंखों के इशारे पर बिना किसी को पता चले पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। रोहित की गाड़ी के काले शीशों के अंदर यह पता लगाना संभव नहीं था कि अंदर कौन बैठा है। इसके बाद रोहित मारवा चिराग मेहता से कहता है, अब तुम्हें भी घर चलकर आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद वह अनिका को लेकर मारवा हाउस के लिए निकल जाता है। अनिका के बेडरूम में पहुंचने के बाद रोहित मारवा अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी आराम करने के लिए कह देता है, फिलहाल तुम लोग भी जाकर रिलैक्स करो, अभी मैं मारवा हाउस ही रुकूंगा। बीता हुआ दिन और रात दोनों ही अनिका के लिए बहुत थकाने वाले रही थी। इस समय अनिका अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर थकावट की वजह से चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। रोहित जब फ्रेश होकर बेडरूम में आता है तो अनिका को बैठा हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता है। रोहित धीरे से अनिका के पीछे की तरफ जाकर अपनी ठंडी ठंडी उंगलियों से उसकी गर्दन और कंधों को मसाज देने लगता है। रोहित का स्पर्श मिलते ही अनिका की आंखें बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब रोहित को लगता है कि अब अनिका काफ़ी रिलैक्स हो गई है, तब वह धीरे से अपना चेहरा अनिका की गर्दन के पास लाकर उसे चूम लेता है। रोहित के होठों के स्पर्श से अनिका के पूरे शरीर में गुदगुदी के साथ सिहरन पैदा हो जाती है। उसके शरीर का रोया रोया खड़ा हो जाता है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी रोहित अपने होठों को अनिका के कान के पास लाकर धीरे से कहता है, थैंक यू सो मच। फिर अपनी आंखें बंद करके अनिका के गाल को धीरे से चूमता है। तभी अनिका घूमकर अपना चेहरा रोहित की तरफ कर लेती है और अपनी मोटी मोटी आंखों से रोहित को देखते हुए कहती है, मैं यहाँ तुम्हारा थैंक यू सुनने के लिए इंतजार नहीं कर रही थी। रोहित हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है,
सोच तो मैं भी यही रहा था कि ऐसा क्यों है जो तुम अब तक सोई नहीं। अनिका वापस घूम जाती है। रोहित फिर से अनिका के बालों और गर्दन पर अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। अनिका कहती है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। रोहित को लगा कि अनिका श्रेया भूमि के हमलावरों में से किसी के बारे में बात करना चाहती है या फिर उससे संबंधित कोई दूसरी बात बताना चाहती है। रोहित कहता है, हाँ बताओ। अनिका आगे कहती है, मैं अपनी ज़रूरी बात बाद में बताऊंगी, पहले तो मुझे यह बताओ कि शनि के होश में आने के बाद तुम उसे कैसे समझाओगे। रोहित पूछता है, शनि कब तक ठीक हो जाएगा? मेरा मतलब है कि उसे कब तक होश आ जाएगा। वैसे मैंने अभी तक इस बारे में कुछ तय नहीं किया है कि मैं शनि का सामना कैसे करूँगा। अनिका रोहित के सवाल का उत्तर देती है, जहाँ तक होश में आने का सवाल है अभी उसे कम से कम 6 दिन और लगेंगे, और जहाँ तक उसके ठीक होने का सवाल है उसके होश में आने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी चोट में इन्फेक्शन शुरू हो जाने की वजह से यह ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ा, लेकिन इस इन्फेक्शन की वजह से सनी के दिमाग को कितना नुकसान हुआ है यह उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। फिर रोहित आगे कहता है, ठीक है, इस बारे में 6 दिन होने से पहले ही सोच लूँगा। अब तुम अपनी ज़रूरी बात बताओ। अनिका कहती है, मुझे अगले कुछ दिनों तक बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी सीक्रेट रिसर्च लैब में कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं। रोहित कहता है, वह तुम रिसर्च लैब है, वह तुम्हारी है, तुम जब चाहे जितने चाहे एक्सपेरिमेंट करो, वहाँ वैसे भी तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता।